नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवा में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज मैं आप सबके लिए आभा सक्सेना दुनवी जी की लिखी कहानी माँ कैसी हो तुम लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी माँ कैसी हो तुम। कल ही मैं माँ को मेंटल हॉस्पिटल में छोड़कर आई हूँ। उनको मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ना मेरी मजबूरी बन गई थी। अगर परिवार के सभी सदस्य मेरा साथ देते तो मैं कभी भी माँ को मेंटल हॉस्पिटल में नहीं छोड़ती। माँ के बगैर घर आज खाली खाली लग रहा है। जब तक वे यहाँ रही सबकी आंखों में खटकती रही। आज सब खुश है सिवाय मेरे, क्योंकि मैं उनकी बेटी जो हूँ। बाकी सब तो नाम के रिश्ते हैं। सोच रही हूँ सब काम निपटा कर माँ को देखने हॉस्पिटल जाऊंगी। बहुत याद आ रही है उनकी। मालूम नहीं उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा होगा। कौन उन्हें गर्म पानी से अच्छी तरह नहलाएगा। ये सब सोचकर मैं सारे काम निपटाने का प्रयास किए जा रही हूँ और स्वयं को अपने ही कटघरे में खड़ा करके सोच रही हूँ कि क्या मैंने ये सब करके अपनी माँ के साथ इंसाफ किया है। एक दिन मन्नू दीदी हमारे घर आई थी माँ को अपने साथ लेकर। साथ में उनका बेटा नितिन भी था। कहने लगी, मीरा पिछले 6 महीने से मैं माँ को रख रही हूँ। अब कुछ तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना माँ के प्रति। अभी तक तो मैं माँ को संभाली रही थी, पर पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे जीजाजी बीमार हैं। मेरे घर की आर्थिक स्थिति तुमसे छुपी भी नहीं है। दिन पर दिन माँ की दवाइयों का खर्चा भी बढ़ रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ अब माँ को तुम ही अपने पास रखो। अगले दिन माँ को वह मेरे पास छोड़कर वापस अपने घर बरेली चली गई थी। उनके जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि माँ की हालत ठीक नहीं है। मैंने माँ को अपने घर के पीछे वाला कमरा दे दिया था, जिसमें वे सारा दिन अपने कपड़े तह लगाती और फिर तह लगे हुए कपड़े को खोल भी देती। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कपड़े पकड़ाते हुए बोली, मीरा ये मेरे कुछ कपड़े हैं, जरा प्रेस करा देना। देखो तो अटैची में रखे रखे कितने मुसड़ गए हैं। और जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आया हो, हाँ तेरी बारात आने तक तो ये मेरे कपड़े प्रेस हो जाने चाहिए। मुझे आज शाम को कपड़े पहनने हैं। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि माँ पिछली बातें भूलने भी लगी हैं। एक दिन शाम को मेरे पति दिनेश चीखते हुए से अंदर कमरे में आए थे। देखो तो तुम्हारी माँ एकदम नंगी बाहर वाले बरामदे में खड़ी है। मैंने देखा माँ आधे अधूरे कपड़ों से बाहर वाले बरामदे तक आ गई थी। मैंने प्यार से माँ को समझाया, माँ अब बाहर बरामदे में बैठना चाहती हो ना, तो ठीक है, पहले अच्छी तरह से तैयार हो लो तब बाहर बैठना। अभी तो आपने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हैं और बालों में कंघी भी नहीं की है। और फिर माँ को मैं अंदर उनके कमरे में बिठाई थी। मुझे लग ही नहीं रहा था ये मेरी वही माँ है जो कभी इतनी सुंदर और गोरी थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे हाथ लगाने से ही मैली होती थी। थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी थी। जब कभी हम बच्चों के स्कूल में रिजल्ट मिलता था तो हम लोगों के साथ वही जाया करती थी और प्रिंसिपल से बेहिचक होकर हमारे रिजल्ट के बारे में पूछ भी आया करती थी। कभी कभी वे हम सभी को एक मास्टरनी की तरह पढ़ाती भी थी। मुझे आज तक नहीं मालूम उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वे अपनी सुध बुद्धि भुला बैठी। मैं रात को माँ के पास वाले कमरे में सो जाया करती थी, जिससे कभी उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वे मुझे बुला ले। एक रात हम सभी खाना खाकर ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। तभी मेरी बेटी रश्मि ने आकर बताया था, मम्मी नान के कमरे से बहुत तेज बदबू आ रही है, जरा जाकर देखो तो उनके कमरे से बदबू क्यों आ रही है। मैं उनके कमरे में गई तो देखा माँ रजाई ओढ़े सो रही थी। मैंने रजाई हटाई तो देखा माँ सारी की सारी गंदगी में लिपटी पड़ी हैं। माँ ये क्या, आपने पॉटी कर दी, वह भी बिस्तर में। नहीं बेटा, कहाँ कहाँ की है मैंने पॉटी। बच्चों की तरह झूठ बोल गई थी वह। मेरा सारा खाना बाहर को आ रहा था। उनकी देह से आ रही बदबू से मेरा उल्टी करने का मन हो रहा था। उन्हें उठाया और सर्दी भरी ठिठुरती हुई रात में ही गर्म पानी से सिर से पांव तक डिटॉल के पानी से नहलाया। तब कहीं जाकर मुझे चैन पड़ा। जनवरी की ठंड में वे कांप रही थी। जब मैंने गर्म पानी की बोतल उनके बिस्तर में रखी तब कहीं जाकर वह सो सकी।
उसके बाद मुझे भी गर्म पानी से नहाना पड़ा। वह तो सो गई, पर मेरे हाथों से उनकी गंदगी की गंध जाने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति और भी खराब होती चली जा रही थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपने ही द्वारा बाहर लॉन से लाए हुए पत्थर दिखाकर वे मेरे बेटे मनीष की तरफ इशारा करके कहने लगी, देख तो मीरा, तेरा बेटा मेरा दुश्मन बन गया है, मेरे ऊपर पत्थर फेंककर मुझे मारना चाहता है। मैं असहाय सी सब कुछ मूक दर्शक बनी देख रही थी। इस वर्ष मनीष 10वीं की तथा रश्मि 12वीं कक्षा की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। माँ जब उनका जी चाहता चीखते चिल्लाने लग जाती थी। रात को जब भी मनीष और रश्मि अपने पढ़ने में मन लगा रहे होते, तभी वह भी रात में शोर मचाना शुरू कर देती। हर तरफ से उन्हें एक शोर साता सुनाई देता रहता था। मालूम नहीं उनके मन में ऐसा कौन सा डर समा गया था जिसके कारण वे हमेशा डरी डरी सी रहा करती थी। जब तक वे जागती तब तक वे लगातार कुछ ना कुछ बोलती रहती। उनकी बातों में हमेशा किसी न किसी के प्रति घृणा, तिरस्कार और बदले की भावना रहती। एक दिन अलमारी साफ करते समय मेरे हाथों में अपने बचपन वाली एल्बम आ गई थी। मैंने जब पापा की फोटो उन्हें दिखाई तो उनका फोटो देखकर वे चीखने चिल्लाने लग गई थी। जानती है कौन है ये? यही है मेरे और तुम सबके दुश्मन, इन्होंने ही मेरी जिंदगी तबाह की है। इसके बाद तो वे अपने आप पर काबू ही न रख सकी। अपने बिस्तर की चादर और अपने कपड़े सभी को जमीन पर बिखेर कर रख दिए। माँ के कमरे में हो रहे शोर के बाद दिनेश और दोनों बच्चे भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। ये क्या तमाशा बना रखा तुम दोनों ने? कैसा शोर हो रहा है ये? तुम्हारी माँ ने तो हम सबका जीना ही मुश्किल करके रख दिया है। और ये कहकर दिनेश भुनभुनाते हुए अपने कमरे में चले गए थे। अपने परिवार और माँ की भी जैसे पिस कर रह गई थी मैं। जाते जाते वे कह गए थे, मेरी मानो तो इन्हें पागल खाने भर्ती करवा दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनके इलाज का खर्चा मुझे तो देना पड़ेगा, वह मैं दे दूंगा। कम से कम चैन से तो रह सकेंगे हम लोग। दोनों बच्चे भी उनके समर्थन में बोलने लग पड़े थे। हाँ माँ, नानी के यहाँ रहने से हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। हम लोग जरा सा भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद मुझे लगने लगा जैसे वे खाना खाकर भी भूल जाती हैं। वह देर रात में खाना खाने की जिद करने लग जाती। एक दिन रात के 3 बजे थे। अचानक मेरी आंख खुली तो देखा माँ फ्रिज में से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। मैंने जब पूछा कि उन्हें क्या चाहिए तब वे मुझे ही गालियां देने लगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मीरा, तुम लोग मुझे भूखा ही मार देना चाहते हो। आज मुझे खाना क्यों नहीं दिया? अब मैंने कैसे समझाती कि खाना तो उन्हें मैंने रात को ही अपने हाथ से खिलाया था। उनके शरीर पर कंट्रोल नहीं रह गया था। बाथरूम जाती, वहीं लड़खड़ा कर गिर जाती और सारे कपड़े पेशाब में गीले कर लेती। अब तो लग रहा था मेरा शरीर भी मेरा साथ छोड़ रहा है। कभी कभी बच्चे कह ही देते, मम्मी कहीं आपका भी तो इरादा नानी के साथ साथ ऊपर जाने का तो नहीं है? आप मत चली जाना ऊपर। याद रखना, हम दोनों भाई बहन का बोर्ड का इम्तिहान है। आपके ना होने पर तो हम बोर्ड की परीक्षा में पास करने से रहे। मैंने अगले दिन मन्नो दीदी को फोन किया था, ये सोचकर यदि मन्नो दीदी कुछ दिनों के लिए माँ को अपने पास बुला ले तो बच्चे अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकेंगे। पर मन्नो दीदी ने माँ को अपने पास बुलाने से साफ मना कर दिया। अब तो मुझे ही माँ की देखभाल करनी है, यही सोचकर मैंने अपने मन को समझा लिया। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी। बच्चे अपने अपने स्कूल गए हुए थे। दिनेश भी ऑफिस चले गए थे। मैं जब नहाकर बाहर आई तो माँ को अपने कमरे में न पाकर मेरे पैरों की जैसे जमीन ही निकल गई। दिनेश के ऑफिस में फोन किया तो बजाय मुझे सांत्वना देने के फोन पर ही मुझे डांटना शुरू कर दिया। मुझे पहले से ही पता था एक ना एक दिन ऐसा ही कुछ होगा। क्या करती तुम आखिर? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अब हम क्या जवाब देंगे लोगों को? तुम्हारी मन्नो दीदी तो ताने मार मार कर पूरा घर ही सिर पर उठा लेंगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम लोगों ने जो कुछ भी अब तक किया सब पर पानी फिर जाएगा। मैंने उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहा, अच्छा तो अब ये तो बताओ कि अब क्या करें? मुझे डांटने का काम तो तुम बाद में भी कर सकते हो। प्लीज आप तुरंत घर आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। मैंने इस सब के बारे में तुरंत मन्नो दीदी को फोन पर बताया तो उन्होंने भी मुझे फोन पर डांटना शुरू कर दिया। ये क्या मेरा, एक छोटी सी जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकी तुम? मैंने बिना कुछ कहे फोन का रिसीवर नीचे रख दिया। कोई भी मुझे उस समय हिम्मत बंधाने वाला नजर नहीं आ रहा था। माँ को बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिली।
2 दिन बाद कोई अनजान आदमी उन्हें घर पहुंचा गया था, ये कहकर कि कई दिन से रेलवे स्टेशन की बेंच पर पड़ी हुई थी, बड़ी मुश्किल से आपके घर का पता बता पाई हैं, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। मानसिक थकान और बुखार की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उनकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने एक बैग में माँ के कपड़े भरे और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ी आई। मेरा घर के काम में मन नहीं लग रहा है, बार बार मन माँ से मिलने का हो रहा है। मेरा मन हो रहा है जल्दी से हॉस्पिटल जाकर माँ से पूछूं, माँ कैसी हो तुम? धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको आभा सक्सेना जी की कहानी? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद।